हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे पता है हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में जैसे आपको पता है कि अगर हम चैप्टर की बात करें, चैप्टर चल रहा है हमारा ग्रामीण विकास। तो चैप्टर नंबर आपका 5th हम लोग देख रहे हैं। ग्रामीण विकास विलेज डेवलपमेंट की बात कर रहे थे और ग्रामीण विकास को प्रभावित करने वाले कारक जिनसे ग्रामीण विकास में अवरोधक उत्पन्न होती है या जिनकी वजह से ग्रामीण विकास दिक्कत करता है, उन सभी को हम लोग आपका इस लेक्चर में आपका एक एक करके गौर करके आपका बात करेंगे और इन्हीं को जुड़कर हम जो है इन सारे मुद्दों को आपका बहुत अच्छे से देखेंगे। क्लियर है? हम इन पर आपका बात भी करेंगे। चलिए, तो हमने ग्रामीण मुद्दों को देखने के लिए सबसे पहले हमने जो हमारा एक लेक्चर हुआ था, 2 लेक्चर इसमें हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग अंतिम रूप भी देंगे और कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे हम लोग, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो परिचय को हमने पढ़ा, ग्रामीण विकास क्या है ये हमने आपका देख लिया था। इसमें उत्पादकता के विषय में देखा, ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन की जो व्यवस्था है उस पर हमने आपका गौर करके आपका बात कर ली थी और इनको एक एक करके आपका अच्छे से देख लिया और इन सबको गौर करके आपका समझो। ठीक, तो इनको हम लोग जो है गौर करके आपका देख चुके हैं और इन पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ तक हम लोग सब कुछ एक एक करके बड़े अच्छे से समझ लिया हमने। अब इसमें थोड़ा सा और चीजें बची हैं, जैसे ग्रामीण बैंकिंग, ठीक, आलोचनात्मक मूल्य, मूल्यांकन, ये सारे चीजें हमने आपका देखी। कृषि विपणन व्यवस्था को हमने पढ़ेंगे कि किस जो आपकी कृषि विपणन व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, क्या उस विपणन में प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको हम एक एक करके आपका फेस करें। ठीक, और इनको हम लोग आपका देख भी लेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया है, बात भी करेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए हमने साख और विपणन को पढ़ा। साख क्या है, क्या व्यवस्था है, किस प्रकार इनकी व्यवस्था है, बाजार में कैसी व्यवस्था, सरकार कहाँ सफल हुई है, किन चीजों में प्राइवेट सेक्टर का कैसे योगदान है मंडियों में, और अब तक गवर्नमेंट सेक्टर कितना पिछड़ा हुआ है, किसान के सामने क्या समस्याएं हैं, बैंक में जो पैसा दिया गया उसको वापस आने में क्या समस्याएं हैं, इन सारी चीजों को हम लोग आपका देख चुके हैं। आज थोड़ा सा हम जो है इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम लोग इसको देखें। ठीक, तो हम लोग आपका जो है टॉपिक हमारा चल रहा था उत्पादक गतिविधियों में आपका विविधीकरण, क्या क्या चीज हम प्रोडक्शन करते हैं। इसमें हम रबी की कुछ आपका फसलों पर बात कर चुके थे। यहाँ से हम लोग आपका प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ बड़ा सरल और सीधा है, आसान है। इसे हम एक एक करके गौर करके इन सारे मुद्दों पर आपका बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इनको देख भी सकते हैं और इन पर हम बात भी करें। कृषि क्षेत्र पर तो हो रहे पहले से बहुत बोझ है, कह रहे जो कृषि क्षेत्र है उस पर पहले से क्या है, बहुत बोझ है। अतः बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए गैर कृषि कार्यों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर की आवश्यकता है। कह रहे जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैं उनमें कृषि कार्यों के वैकल्पिक रोजगार के अवसर की आवश्यकता है। गैर कृषि अनाथ अनेक क्षेत्र में घटक हैं। कुछ घटकों में पर्याप्त गतिशील अपना संबंध है, स्वास्थ्य संवर्धी संभावनाएं रहती हैं, किंतु अनेक घटक तो निम्न उत्पादकता वाले निर्वाह की मात्रा के लिए पाते हैं। गतिशील उत्पादक घटकों में आपका कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चरम उद्योग तथा पर्यटन आदि सम्मिलित है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें संभावना तो विद्यमान है पर उनके लिए संरचनात्मक सुविधा और अन्य सहायक कार्यों के लिए नितंत अभाव है। इस वर्ग में हम परंपरागत गृह उद्योग को रख सकते हैं, जैसा कि हम मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्पकला, हस्तकरघा आदि। और अधिकांश ग्रामीण महिलाएं कृषि में रोजगार प्राप्त करती हैं, जबकि पुरुष और गैर रोजगार की तलाश में रहते हैं। किंतु हाल ही के वर्षों में ग्रामीण महिलाओं ने भी गैर कृषि कार्य की ओर अग्रसर होने लगे हैं। अब कह रहे हैं कि जो हाल ही के वर्षों में जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ बढ़ रही हैं। यानी कि वो कृषि, जो पहले महिलाएं जो आपकी कृषि कर रही थी, वो कृषि को छोड़कर दूसरे सेक्टरों की तरफ, दूसरे क्षेत्र की तरफ अग्रसर होने लगी हैं। बॉक्स 2.5 को देखिए। अब 2.5 को आपको हमको देखना है। बॉक्स 2.1 है और 2.2 कहाँ है, ये देखिए। अब जैसे गन्ने की पिलाई, पशुपालन, फिशरीज, डेयरी फार्मिंग, इनकी तरफ जो है लोग आपका धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहे हैं और हमको इनको बात करेंगे पशुपालन की। भारत के
किसान समुदाय प्राय मिश्र कृषि पशुधन की व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, जितने भी भारतीय किसान हैं वो किसान क्या करते हैं, मिश्रित कृषि जो पशुधन है उसकी व्यवस्था की उसकी बात करते हैं, जिसमें गाय, बकरी, मुर्गी, बत्तख आदि को बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं और मवेशियों के लिए आपका परिवार की आय को अधिक स्थिर करती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन, पोषण आदि की व्यवस्था में परिवार की खाद्य उत्पादकता गतिविधियों में अवरोध के बिना प्राप्त होती है। आज पशुपालक क्षेत्र में देश के 7 करोड़ व सीमांत किसान और भूमिहीन श्रमिकों की आजीविका के वैकल्पिक साधन सुलभ कर रहे हैं। इस क्षेत्र में महिलाओं में बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पा रही है। चार्ट 5.1 में भारत में पशुधन का वितरण दिखाया गया है। इसमें भारत सबसे बड़ा अंश 58% आपका मुर्गा पालन का है। पशु का ऊंट, गधे, घोड़े आते हैं। सबसे निम्न स्तर पर खच्चर और मटट्टू का है। 2019 में भारत में 303 मिलियन मवेशी हैं। इनमें से 110 मिलियन भैंसें थी, यानी कि 303 मिलियन में सबसे बड़ा पार्ट किसका था, 1/3 का। तो आप देख सकते हैं भैंसें सबसे ज्यादा भारत में थी। पिछले 3 दशकों में 30 साल में भारत में डेयरी उद्योग में बहुत शानदार प्रगति देखी गई है। वर्ष 1951 से लेकर 2016 की अवधि में देश में दूध उत्पादन 10 गुना बढ़ा है। इसका मुख्य श्रेय ऑपरेशन फ्लड, दूध की बाढ़ को दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी किसान अपना क्रय विक्रय दूध एकत्र करते हैं, उनकी गुणवत्ता के अनुसरण प्रसरण करते हैं, फिर भी उसे देश के केंद्रों में सहकारिता के माध्यम से बेचा जाता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि गुजरात प्रदेश में दूध सहकारी के विलुप्त लक्षण वर्तमान है। देश के अनेक प्रांतों में उसी का अनुसरण किया जाता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान दुग्ध उत्पादक राज्य हैं। मांस, अंडे तथा ऊन भी उत्पादक क्षेत्र की गतिविधियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर सिद्ध हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये चीजें सारे सिद्ध हो रही हैं। मत्स्य पालन, मछुआरों के सदस्यों में प्रत्येक जलाधार में माँ या मादा या माँ या दाता मानते हैं। मत्स्य पालन में मछुआरे का समुदाय क्या है, जो उनका जालाघर को क्या मानते हैं, जाल फंसता है वो उनके लिए माँ है या दाता है। सागर, महासागर, सरिताएं, झील, प्राकृतिक तालाब, प्रवाह में सभी जगह जालाघर मछुआरों के समाज के लिए निश्चित जीवन दीपक का स्रोत है। भारत में बजटीय प्रावधान की वृद्धि और मत्स्य पालन एवं जल कृषि में प्रौद्योगिकी प्रवेश के बाद मत्स्य पालन के उद्योग में नई मंजिलें तय हुई है। आजकल देश के समस्त मत्स्य उत्पादन का 65% अंतर्वर्ती क्षेत्रों से, 35% क्षेत्र महासागरीय से प्राप्त हो रहा है। यह मत्स्य उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% है। मत्स्य उत्पादकों में प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है। मछुआरों के परिवार का एक बड़ा हिस्सा आपका निर्धन है। कह रहे जो मछुआरे की फैमिली है वो कैसी है, एक बहुत बड़े भाग में आपका जो गरीब आपको दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले पशुपालन पर एक आपके नजर डाल लीजिए। देखिए भारत में मवेशी और भैंसों की बात करें, गाय और भैंस तो 22% है, मुर्गा पालन 61% है और भेड़ और बकरी 16%, सुअर 1%। तो आप सोच के देखिए, अगर मैं पूछूं सबसे बड़े भाग में गाय भैंस पाली जाती है मुर्गे, तो आपका आंसर गाय भैंस आएगा, जबकि क्या है, मुर्गा पालन है। इस चार्ट को बना लीजिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए ताकि याद रहे। चलिए जल्दी करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। बढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाइए। देख लिया, आगे बढ़े बेटा। चलिए देख लीजिए आप अच्छे से, हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए इस वर्ग में व्यक्त निम्न रोजगार, निम्न महाप्रति व्यक्ति आय, कार्य की और श्रम के प्रवाह का अभाव, उच्च निरक्षरता दर, ग्रामीण गृहस्था मछुआरा समुदाय में आजकल जूझ रहे हैं। यद्यपि महिलाएं मछली पकड़ने का काम करने लगी हैं तो उन पर 60% निर्यात और 40% आंतरिक मत्स्य का संचालन उन्हीं के हाथों में है। कैसा है, उन्हीं के हाथों में।
विपणन के लिए आवश्यक पूंजी को जुटाने में मछुआरा समुदाय की महिला सहायता के लिए सहकारिता और सहायक समूह के माध्यम से उनका विस्तार हो रहा है, अनुबंध है इन सारी चीजों में। और कह रहे हैं कि उद्यान विज्ञान बागवानी प्रकृति ने भारत के लिए ऋतुओं और मृदाओं की विविधता को संपन्न किया है। उसी आधार पर भारत में अनेक प्रकार के बागों का उत्पादन का उल्लेख है। इनमें से सब्जी, फल, रेशेदार फलें, औषधियां, सुगंधित पौधे, मसाले, चाय, कॉफी आदि फसलें रोजगार के साथ साथ भोजन आदि पोषक उपलब्ध कराने में बड़ा योगदान दे रही हैं। भारत में बागवानी क्षेत्र का समस्त कृषि उत्पाद का लगभग 1/3 सकल घरेलू उत्पाद में 6%, जो कृषि उत्पाद का जो लगभग 1/3 भाग है, लेकिन जीडीपी में केवल कितना है 6% का ही मात्र आपका योगदान ये आपका दे रही है। देखिए हमारे यहाँ फल, सब्जी, रेशेदार औषधि, सुगंधित मसाले, पौधे, दवाइयाँ, ये सब क्या है आपका फसलें आपके रोजगार हैं और ये सब आपका एड ऑन आपका एग्रीकल्चर में है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक, इसमें है एग्रीकल्चर में। कह रहे भारत में आम, केला, नारियल, काजू जैसे फल अनेक मसालों के उत्पादन में तो आज विश्व का अग्रणी देश माना जाता है। कुल मिलाकर फल सब्जी के उत्पादन में हमारा विश्व में दूसरा स्थान है। फल सब्जी में कौन सा स्थान है? सेकंड। पहले नंबर पर कौन है? चीन। ध्यान रखिए, फल और सब्जी के उत्पादन प्रथम नंबर पर कौन है? चीन है। बागवानी में लगे कितने ही कृषकों की आर्थिक दशा में बहुत सुधार हुआ है। ये औद्योगिक अब वंचित वर्गों के लिए आजीविका के बेहतर बनने में सहायक हो गया है। वृक्षारोपण और पौधशाला, देखभाल, संकर प्रजातियों का उत्पादन, ऊतक संवर्धन, फल फूल का संवर्धन, उद्यान प्रसंस्करण आपका ग्रामीण महिलाओं के लिए अधिक आय वाले रोजगार बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? ये सारी चीजें अधिक रोजगार वाले जो आय वाले क्षेत्र हैं वो आपका बन गए हैं। यदि भी संख्या बल की दृष्टि से तो हमारा पशु बहुत अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है, पर अन्य देशों की तुलना में उत्पादकता का स्तर बहुत ही न्यून है। यह भी पशुओं की नस्ल सुधारने तथा उत्पादकता में वृद्धि करने की नई उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। छोटे एवं सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को बेहतर पशुधन उत्पादन के माध्यम से ही धान्य रोजगार विकल्प का स्वरूप किया जाता है। मछली उत्पादन में पहले से ही पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है। यदि भी मछली पालन में अधिक संबंधित प्रदूषण की समस्या को नियत और नियंत्रित करना आवश्यक है। मछुआरा समुदाय के कल्याण के कार्य के लिए आपका पुनर्संचरण करनी होगी और लाभ दीर्घकालिक हो सकते हैं। अगर हमने उनको ठीक किया तो जो हमारे प्रॉफिट हैं वो लॉन्ग टर्म तक हो सकते हैं, उनकी आजीविका का संसाधन बन सकते हैं। बागवानी एक धारणीय का मतलब है सस्टेनेबल, कैसा है? धारणीय रोजगार विकल्प के रूप में उभरा है और इसे महत्वपूर्ण आपका प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बढ़ावा देने के लिए बिजली, शीतगृह व्यवस्था, विपणन के आपके विकास, संस्करण इकाइयों और प्रौद्योगिकी के उन्नत और प्रसारण के लिए आधारित संरचनाओं में निवेश की आवश्यकता है। इन सारे चीज की क्या है? इनको आवश्यकता है। अगर हम अच्छा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो ये चीजें बड़ी आसान और आपकी सरल हो जाएंगी। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े। तो ये था आपका सारा इसका बिंदु। अब है अन्य रोजगार और आजीविका के विकल्प। सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में क्रांति परिवर्तन ला दी है। कह रहे कुछ और सेक्टर भी हैं जिनमें आपका रोजगार का माध्यम बढ़ा है। उस रोजगार के माध्यम में एक सेक्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। देखिए ये आपकी नई टेक्नोलॉजी थी कि मैं आपसे वर्चुअली पढ़ा पा रहा हूँ, आप मुझसे बात कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे इस क्षेत्र ने आकर एक नई क्रांति आपका ला दी है। 21वीं शताब्दी में देश में खाद्य सुरक्षा और धारणीय विकास में सूचना संबंधित प्रौद्योगिकी निर्णय में योगदान दे सकती है। सूचना और उपयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सरकार सहज ही खाद्य असुरक्षित आकांक्षा वाले क्षेत्रों का समय रहते ही पूर्व अनुमान लगा सकती है। अगर हमारे पास सही सॉफ्टवेयर है, सही टेक्नोलॉजी, तो हमको मौसम की संबंधित जानकारी मिल जाती है कि इस बार बारिश कैसी होगी, सूखी
बारिश कम होगी तो हमको सूखे की संभावना ज्यादा होगी तो कैसा है, तो हम उससे अपना फूड प्रिजर्वेशन की जो एक आइडिया है वो हमको मिल जाता है, और उसी के अनुसार हम आपका इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, उसी के अनुसार ये सारी चीजों को हम मैनेज करने में सहायक होते हैं। इस तरह से समाज में ऐसी विपत्तियों का सामना करने में कम और पूरी तरह से समाप्त करने की सफल हो सकता है। कृषि क्षेत्र में तो इसकी विशेष योगदान हो सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी द्वारा उदीयमान तकनीकी कीमतों, मौसम और विभिन्न फसलों के लिए मृदा की दशाओं में उपयुक्त जानकारी का प्रसारण हो सकता है। आपने आप में सूचना प्रौद्योगिकी में और कुछ बदलाव नहीं कर सकती, किंतु समाज में आपका सृजनात्मक संभवता और उनकी ज्ञान संरचनाओं के यंत्र के रूप में कार्य कर सकती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर को उत्पादन करने की संभावना भी है। कैसी है? उत्पादन करवाने की, जो करने की संभावना भी है। भारत के अनेक भागों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ग्रामीण विकास के लिए हो रहा है। तो ये कंडीशन थी ग्रामीण विकास के आपका डेवलपमेंट में, कि किस प्रकार ग्रामीण विकास के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। ये कह सकते हैं ये सारी चीजें आपका बहुत बड़े सहायक के रूप में हमको देखने के लिए मिली है। क्लियर है? और इस पर आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम कह रहे हैं कि सारी चीजें बड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बड़ी सहायक है। क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, इस पर चीजें बड़ी आपको अच्छे रूप से स्पष्ट हो रही। ठीक है, ये हमको ध्यान। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और गौर करके बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग आपका अब है धारणीय विकास और जैविक कृषि। धारणीय विकास और जैविक कृषि। कुछ वर्षों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों ने हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव के विषय में जागरूकता का प्रसार किया है। भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरक और विषजनक कठिनों पर आधारित है। कह रहे कि जितनी भी हमारी कृषि है वो किस पर आधारित हो गई? कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स पर ही पूरी तरह से इसका प्रसार हो चुका है, जो हमारे लिए हानिकारक है। विषयुक्त तत्व हमारी खाद्य आपूर्ति में जल के स्रोत में निस्तारित हो रहे हैं। जो चीज हम लोग कृषि में मिला रहे हैं वो धीरे धीरे कहाँ पहुंच रहे हैं? पानी में पहुंच रहे हैं, और हमारे पशुधन को हानि पहुंचाते हैं। साथ ही इसके कारण मृदा की उर्वरता क्षीण हो जाती है, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश होता जाता है। अतः विकास की धारणता के लिए पर्यावरणीय मित्र और प्रौद्योगिकी विकास के प्रयास के अनिवार्य हैं। ऐसे ही प्रौद्योगिकी को जैविक कृषि कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग प्रौद्योगिकी को? आपका जैविक कृषि कहा जाता है। संक्षेप में जैविक कृषि खेती करने की वह पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनर्स्थापित करके उसका क्षरण और संवर्धन करती है। भारत विश्व में सुरक्षित आहार की पूर्ति के लिए जैविक विधा से उत्पादित खाद्य पदार्थ की मांग में वृद्धि कर रहा है। कैसे कर रहा है? उत्पादित खाद्य पदार्थ की जो मांग है उसमें आपका वृद्धि कर रहा है, और ये चीजें आपके सामने दिख रही है। ठीक, अब इनको आगे देखिए। जैविक कृषि के लाभ। जैविक कृषि महंगी आगतों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के स्थान पर बने जैविक आगतों के प्रयोग पर निर्भर है। कैसी है? इन जो जैविक आगत हैं, इनपुट्स हैं, इन पर आपका निर्भर है, क्योंकि जैविक कृषि पे हमें लाभ होंगे। ठीक, सबसे बड़ी बात जैविक कृषि महंगी है, उसमें संकर बीज, रासायनिक कीटनाशक के स्थान पर स्थानीय जैविक गोबर, खाद, इन सब का हमको प्रयोग करना है। इसी कारण से निवेश में प्रतिफल अधिक मिलता है। विश्व बाजारों में जैविक कृषि उत्पाद की बढ़ती मांग के कारण इनके निर्यात में अच्छी आयात हो सकती है। अनेक देशों के अध्ययन में यह सिद्ध हो गया है कि रासायनिक आगतों की खाद्य पर जैव विविधता के उत्पादित भोज्य पदार्थ में भी अधिक है। अतः जैविक कृषि में हमें अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है। चूंकि जैविक कृषि में श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक है, अतः भारत जैसे देश में यह अधिक आकर्षक होगा। अतः ये उत्पादित महाविषपलक रसायन से युक्त और पर्यावरण की दृष्टि से धारणताओं को उत्पादित करती है। जैविक कृषि में लोकप्रियता में नई विधियों का प्रयोग करने में इच्छा और जागरूकता आवश्यक है। जैविक कृषि संवर्धन के लिए उपयुक्त नीति के अभाव के साथ साथ उनके विपणन की समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये समस्या इस विधि को प्रयोग में बंधक है,
देखा गया है कि प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि की उत्पादकता रासायनिक कृषि से कम रही है। कैसी रही है कि भैया जैविक कृषि की जो उत्पादकता है वो रासायनिक कृषि की तुलना में क्या रही है, कम रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैविक कृषि में कीट लग जाते हैं जिसके कारण वो फसल को नष्ट कर देते हैं और उत्पादकता कम होती है, और फर्टिलाइजर से उत्पादकता बढ़ती है, जबकि इसमें एक निश्चित मात्रा में ही मिलती है। बहुत बड़े स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए अपनाना कठिन होगा। अब इसे जिनके सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो नहीं अपना सकते, बड़ों को अपनाते हैं। जैविक कृषि में रासायनिक उत्पाद की अपेक्षा से खराब होने की संभावना रहती है और ये जल्दी खराब हो सकते हैं। और बेमौसमी फसल में जैविक धारणा बहुत सीमित है और बिना मौसम के आप कोई चीज इसमें उगाएंगे तो बड़ा आपके लिए कठिन होगा। फिर भी जैविक कृषि धारणता का विकास में सहायक है, यानी कि भारत के विकास, सस्टेनेबल पर्यावरण, इन्वायरमेंट के लिए जो है ये कृषि बड़ी लाभदायक है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए इसका महत्व भी लाभान्वित हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आपका लाभान्वित के रूप में हमको बार बार देखने के लिए मिल रही हैं और बार बार हम इनको देख सकते हैं। ठीक, कह रहे हैं क्या आप बता सकते हैं कि खाद्य तथा गैर कृषि खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुओं का जैविक कृषि विधियों का उपयोग कर उत्पादन करना सस्ता होगा। कह रहे किस प्रकार से सस्ता होगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। निष्कर्ष, एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जब तक कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं होगा ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ापन बना रहेगा। ये बात तो स्पष्ट है भैया, कोई बाप का मेडिकल ही हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो ग्रामीण में पिछड़ापन बना रहेगा। आज ग्रामीण क्षेत्रों को अनेक प्रकार के उत्पादक कार्यों में उन्मुख करने के बाद नए उत्पाद और फुर्ती का संचार करने की आवश्यकता हो गया है। हमको नया उत्साह लाना चाहिए, नई फुर्ती लानी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। ये कार्य हो सकते हैं डेयरी उद्योग, मुर्गा पालन, मत्स्य पालन, फल सब्जी उत्पादन, ग्रामीण सेंटर, इन सारी चीजों में हो सकता है। इसके बीच संपर्क सूत्र की रचनाएं, इस प्रकार कृषि उत्पादन में लगे निवेश पर अधिक हमको प्रतिफल अर्जित करने की संभावना हो पाएगी। यही आधारिक संरचना जो है आपका साख और विपणन के हितों के लिए नीति है। वहां कृषि सामुदायिक एवं राज्य कृषि विभाग के बीच निरंतर संवाद और समीक्षा इसी क्षेत्र में पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने में सहायक है। कैसी है, इन चीजों को करने में ये सारी चीजें आपकी जो है धीरे धीरे जो है आपकी सहायक हो रही है। ठीक, आज हम पर्यावरण और ग्रामीण विकास को दो पृथक विषय मानकर व्यवहार नहीं कर सकते। नई पर्यावरण मित्र और आपके प्रौद्योगिकी विकल्प आविष्कार में प्रति कब आवश्यक है ताकि विभिन्न परिस्थितियों में समान होने पर भी धारणीय विकास की ओर अग्रसर हो पाए। इन विकल्पों से प्रत्येक आपका ग्राम्य समुदाय अपनी स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप चयन कर सकती हैं। हमारा पहला काम तो सभी उपलब्ध विधियों में श्रेष्ठ पहचान कर उनको चुनना ही होगा। ठीक, तात्पर्य ग्रामीण विकास के लिए सफल कहानियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से हो चुकी हैं ताकि इस व्यवहारिक प्रशिक्षण और प्रक्रिया और गतिविधि को प्रदान किया जा सके। ठीक, इस तरीके से पूरा चैप्टर आपका जो है समाप्त हो चुका है। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। पूरे चैप्टर में कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती है किसी बच्चे की, आप मुझसे पूछ लीजिए। तो जैविक कृषि, धारणीय कृषि को थोड़ा सा आप पढ़ेंगे। चलिए, तो इस तरीके से आप जैविक कृषि को और जो है धारणीय कृषि पर आप ध्यान देंगे, विकास पर, तो सारी चीजें बड़ी सरल और अच्छे समझ आएंगी। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।